नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोंजर एकेडमी में। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए आज टॉपिक लेके अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बारे में कुछ नोट भी कर लेते हैं, कुछ समझ भी लेते हैं। तो मानव विकास का जो अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान का एक अनिवार्य सोपान है। मानव विकास का तो मानव के अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है वो जन्म से पहले मतलब माता के गर्भ से शुरू होती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। तो इसके बारे में मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने भी कुछ कहा है, तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो नोट करते हुए भी चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे। तो मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने क्या कहा है, चलिए नोट कर लेते हैं। पहले आप लोगों को एक बार बता देते हैं, शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है, और जबकि समय से पहले मतलब समय की दृष्टि में व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। फ्रैंक ने यही कहा है, तो उसको नोट कर लीजिए। शरीर एवं व्यवहार तो ये हो गया फ्रैंक के अनुसार विकास और वृद्धि के बारे में। फिर अभिवृद्धि और विकास को अलग अलग से जान लेते हैं कि अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। ये तो फ्रैंक ने इनके बारे में अभिवृद्धि और विकास के बारे में बताया कि शरीर और व्यवहार का अगर में परिवर्तन, किसी पहलू में परिवर्तन हो रहा है तो वह वृद्धि है, और समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है। तो चलिए इनको विस्तृत रूप से जान लेते हैं। गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात, बताते भी चल रहे हैं और नोट भी कराते चल रहे हैं, तो दोनों तरह से आप लोग देख लीजिए। गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है वो अभिवृद्धि होता है।
अभिवृद्धि की जो घटक होते हैं वो मूर्त होते हैं, अर्थात मूर्त का मतलब होता है कि वो दिखाई देते हैं, इसका मापन भी किया जा सकता है, इसकी दिशा भी दिखी जा सकती है, वो अभिवृद्धि होता है। तो इसको नोट कर लीजिए कि इसके घटक मूर्त होते हैं, अर्थात साक्षात दिखाई देते हैं। ये हो गया वृद्धि। कुछ इसके बारे में नोट भी कर लीजिए, नोट करके पॉइंट नोट कर लीजिए कि अभिवृद्धि जो होता है उसमें अधिगम और वातावरण का स्थान एकदम शून्य होता है, इसमें अधिगम और वातावरण से कुछ नहीं होता है, जबकि विकास में अधिगम और वातावरण दोनों जरूरी होता है। तो फिलहाल में वृद्धि के बारे में कुछ नोट कर लीजिए। अभिवृद्धि में अधिगम व वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान शून्य रहता है, अर्थात नगण्य रहता है। जैसे दांत निकलना वृद्धि का ही हिस्सा है, दांत निकलना अभिवृद्धि का हिस्सा है, इसमें अधिगम की कोई आवश्यकता नहीं होती, नहीं वातावरण की आवश्यकता होती, अर्थात अभिवृद्धि जो होता है वो एक जैविक क्रिया होती है जो सभी जीवों में पाई जाती है। जैसे दांत निकलना वृद्धि का हिस्सा है, अर्थात अभिवृद्धि या वृद्धि एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। तो आगे विकास के बारे में भी जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विकास, विकास क्या होता है? विकास प्राणी के शारीरिक व मानसिक पक्ष में जो कुछ भी परिवर्तन होता है प्रगतिशील रूप से, प्रगतिशील, शुद्ध रूप से बता रहे हैं आप लोग को, प्रगतिशील। तो प्राणी के जो शारीरिक और मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है और विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आती है। वृद्धि के अंतर्गत विकास नहीं आता है, लेकिन विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आती है। तो इसको नोट करा देते हैं आप लोगों को। जो आप लोगों को बता रहे हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो नोट करा दे रहे हैं। हर पॉइंट नोट नहीं करा रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसको नोट कराते हुए चल रहे हैं, बाकी बताते हुए चल रहे हैं। क्या बताइए? यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली क्रिया है जो
और विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आती है। विकास में भी वृद्धि भी शामिल होता है, बट वृद्धि में विकास नहीं शामिल होता है। आप लोगों को इतना डीपली बता दे रहे हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वृद्धि और विकास से रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चन का आंसर इसके अंतर्गत मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अर्थात इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। देखिए इस पॉइंट में कितना दम है। इससे विकास और वृद्धि के हर स्तर को आप लोग समझ जाएंगे। ये हो गया विकास और वृद्धि के बारे में। आगे हम लोग विकास के कुछ सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। जो कि निम्न है। पॉइंट वाइज नोट करा देते हैं, बाकी उसके बारे में हम आप लोगों को समझा देते हैं। फर्स्ट नंबर है निरंतर विकास का सिद्धांत। सेकेंड पॉइंट है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर है विकास की दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। पहले नंबर वाइज नोट करा दे रहे हैं, उसके बारे में फिर बता दे रहे हैं। क्योंकि पॉइंट से आप लोग समझ जाएंगे कि ये विकास के बारे में क्या कह रहा है। विकास क्रम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, और लास्ट नंबर है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सॉरी तो ये कुछ पॉइंट है हमारे विकास के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, निरंतर विकास का सिद्धांत। अर्थात विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास के बारे में जो आप लोगों को पढ़ा रहे थे बता चुके हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, वही है निरंतर विकास कहते हैं। ये है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। अर्थात ये व्यक्तिगत रूप से चलता है। जैसे कि
दो मनुष्य हैं तो उनमें ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों का विकास समान रूप से होगा। किसी का विकास अधिक भी हो सकता है और किसी का विकास, कोई आईएएस बन सकता है, कोई चपरासी ही बन सकता है, तो ये व्यक्तिगत रूप से होता है। थर्ड है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की जो दिशा है वो एक समान रूप से चलती है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास परस्पर एक दूसरे से संबंधित होता है, परस्पर संबंधित रहता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये आनुवंशिक रूप से और वातावरण दोनों का संबंध बना के विकास चलता रहता है। उस विकास पे वंशानुक्रम का भी असर पड़ता है कि आनुवंशिकी रूप से उनके माता पिता कैसे थे, उनके पूर्वज कैसे थे, और वातावरण का भी असर पड़ता है। छठवां है विकास क्रम सिद्धांत, मतलब विकास का जो क्रम है वो निश्चित होता है। एकीकरण का सिद्धांत, एक समान रूप से विकास चलता रहता है। आठवां है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। विकास जो है वो धीरे धीरे शुरू होता है, फिर आगे जटिल रूप से होता है, मतलब छोटे से शुरू होता है फिर आदमी बड़ा बनता है, तो ये सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। विकास व वृद्धि से जो भी प्रश्न आएंगे एग्जाम में, उनसे रिलेटेड हर पॉइंट को आप लोगों को बता दे रहे हैं। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो हम छोड़ रहे हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखते हुए, सुनते हुए, नोट करते हुए चलिए। देखिए इसमें प्रभावित करने वाले तत्वों में आ जाता है जैसे कि पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, दूध, दाल, हरी सब्जी, फल, ये सब पौष्टिक भोजन। संस्कृति, परिवार में स्थान, परिवार में स्थान, ये वृद्धि व विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वंशानुक्रम, लास्ट है वातावरण। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ये दोनों पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो हर जगह ही इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी सब पॉइंट भी वो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गए। और विकास के कुछ पक्ष के बारे में कि विकास के कितने पक्ष हैं वो भी जान लीजिए। विकास के पक्ष, कितने पक्ष हैं विकास के? 5 पक्ष हैं। विकास के 5 पक्ष हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, कितने हो गए? 4। और लास्ट है नैतिक विकास। ये मुख्य रूप से विकास के 5 पक्ष हैं। और वृद्धि व विकास जो है उसके 2 आधार भी हैं। वृद्धि व विकास के ऐसा कोई प्रश्न आ गया कि वृद्धि व विकास के कितने आधार हैं, तो 2 आधार हैं। वो 2 आधार कौन कौन से हैं, तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से हैं।
देख लीजिए ये दोनों पॉइंट कितना ही इम्पोर्टेंट है। वंशानुक्रम तथा वातावरण, यही दो आधार हैं विकास और वृद्धि के। और विकास व वृद्धि के दो प्रमुख कारण भी हैं, वो भी देख लीजिए कौन कौन से कारण हैं। परिपक्वता व अधिगम। दो प्रमुख आधार थे वंशानुक्रम तथा वातावरण, जिसके बारे में आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ। और प्रमुख कारण क्या है? परिपक्वता व अधिगम। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि परिपक्वता व अधिगम क्या है। परिपक्वता जो होती है वो आंतरिक रूप से और वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का जो संयोग होता है उससे परिपक्वता आती है। तो इसके बारे में नोट कर लीजिए। वास्तव में परिपक्वता आंतरिक अंगों तथा वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का समय के साथ दृढ़ता की स्थिति को प्राप्त करना है। ये है परिपक्वता। ये हो गई। और नेक्स्ट क्या था? अधिगम। इसके बारे में भी जान लेते हैं। अधिगम से हमारा तात्पर्य होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो अधिगम से हमारा तात्पर्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, अर्थात जो अर्जित गुणों को जो है उसको प्राप्त करना है। तो अधिगम से तात्पर्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। अर्थात अर्जित गुणों को प्राप्त करना है। ये है अधिगम। और विकास के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है विकास के प्रमुख सिद्धांत व उनके प्रवर्तक। एक तरफ सिद्धांत लिख देते हैं और दूसरी तरफ प्रवर्तक। तो पहला हमारा है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? किसी को याद है? नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट है मनोलैंगिक। देखिए इसका दो नाम है, मनोलैंगिक अथवा मनोविश्लेषणात्मक। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया है?
सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है भाषा विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया था? चोमास्की ने। चोमास्की ने। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनके प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। मुझे जहां तक लग रहा हो ये तो सबको पता होगा, जीन पियाजे। लास्ट है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत, ये दिया है एरिक्सन ने। किसने दिया है? एरिक्सन ने। तो ये हो गए विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। और विकास से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं। तो विकास की तो कई अवस्थाएं हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको जान लेते हैं। विकास की प्रक्रिया में नोट करते हुए चलिए और ध्यान से सुनते हुए चलिए। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ अवस्थाओं की दौड़ से होते हुए अंतिम अवस्था अर्थात प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है। तो विकास की कुछ निम्न अवस्था देख लीजिए। फर्स्ट है गर्भाधान या गर्भावस्था। ये कब से कब तक होती है? गर्भधारण से जन्म तक। गर्भधारण से जन्म तक। नेक्स्ट पॉइंट है शैशवावस्था। ये जन्म से 6 वर्ष तक। अगला है बाल्यावस्था। ये 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष। और अंतिम है प्रौढ़ावस्था। 18 वर्ष से बाद तक। लेकिन ये तो हो गई विकास की अवस्थाएं।
5 ठो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मनोवैज्ञानिक उनका मानना मुख्य रूप से 3 ही अवस्था है, शैशव, बाल्य, किशोरा। अवस्था तो 5 है, लेकिन जो मुख्य रूप से अवस्थाएं वो 3 ही हैं। अधिक से अधिक मनोवैज्ञानिकों का मानना मुख्य रूप से 3 ही अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसको भी नोट कर लीजिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।